मनोहर अपने परिवार के साथ रामपुर में रहता था। बाकी सब तो अच्छा चल रहा था, बस मनोहर अपनी बेटी ज्योति के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रहा था। बहुत कोशिशों के बाद उसे एक अच्छे घर का रिश्ता मिल गया। कुछ ही दिनों में लड़के वाले घर आने वाले थे, इसलिए मनोहर ने सोचा कि अपनी बहन सावित्री को भी बुला लिया जाए। लेकिन सावित्री के साथ एक समस्या थी, उन्हें गुटके से बहुत प्रेम था। हेलो दीदी जी, नमस्ते। हाँ रे मनोहर, कैसे याद किया? सब बढ़िया? अरे दीदी जी, आपको एक ज़रूरी काम से घर बुलाना था। क्या बात है, कोई नई स्कीम मिली है क्या? अरे नहीं नहीं दीदी जी, ज्योति के लिए एक रिश्ता आया है। लड़का गुटखा तो खाता है ना? अरे नहीं 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 नहीं, लड़के वाले परसों आ रहे हैं। आप 2 दिन पहले आ जाए तो सब अच्छे से हो जाएगा। मेरी बिटिया के लिए रिश्ता आया है, बस मैं कल ही आ रही हूँ। लेकिन दीदी जी एक बात है। अब क्या हुआ? दीदी जी आपका गुटखा। अरे फिर वही बात, मैं किसी के बाप से नहीं डरती। गुटखा मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। हाँ दीदी मैं बस इतना चाहता हूँ कि जब लड़के वाले आए तब आप गुटखा ना खाएं, प्लीज़। सावित्री कुछ देर फ़ोन को होल्ड करके कुछ सोचती है, फिर नाटक वाले अंदाज में बोलती है, ठीक है, लेकिन उसके बदले में मेरे लिए 4 डिब्बे गुटखा खरीद कर रखना। पक्का पक्का दीदी जी। ठीक है, मैं कल आ रही हूँ। मनोहर को लगा कि सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि सावित्री के आने के बाद क्या गोल खिलने वाला है। अगले दिन सावित्री घर पहुंच जाती है। ए सरिता, ओ सरिता कहाँ मर गई? अरे दीदी जी आप आइए आइए, कब आई? बस अभी ट्रेन से उठ रही हूँ। और ये क्या, चाय नहीं पूछेगी क्या? अब शुरू हो गया तांडव। अब तो हफ्ते भर की मुसीबत आ गई भाई। सावित्री घर में घुसने से पहले घर के बाहर ही गुटखा थूक देती है। उधर सरिता सावित्री को चाय लाकर देती है। सावित्री चाय पीकर मुंह बनाकर इधर उधर देखती है। अरे दीदी जी आपने तो गेट पर ही थूक दिया। अरे थूकने के लिए कोई सही जगह भी नहीं है। तेरा घर है या अस्पताल? दीदी जी बुरा ना मानो तो एक बात कह रही थी, घर में गुटखा मत खाया करिए। अरे गुटखा तो मेरी आत्मा है, बिना गुटखे के मेरा दिन नहीं कटता। इतना कहते ही सावित्री बुआ अपने रूम की खाट पर पसर जाती है और मोबाइल पर वीडियो देखने लगती है। उनके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि होती है, जैसे कि उन्होंने कोई बड़ा युद्ध जीत लिया हो। मोबाइल पर रील्स स्क्रॉल करते करते वो एक वीडियो पर अटक जाती है, जिसमें एक बाबा बड़े भावुक अंदाज में गुटखा छोड़ने का महत्व समझा रहे थे। गुटखा खाने से जिंदगी बर्बाद हो जाती है, जहर है ये, आज ही छोड़ दो इसे। सावित्री बुआ बाबा की बात सुनकर जोर जोर से हंस पड़ती है और खुद में बड़बड़ाती है, हाय रे बाबा जी, खुद तो घी पूरी खाकर बैठे हो और हमें कह रहे हो जिंदगी बर्बाद हो रही है। अरे भाई। हंसते हंसते वो वीडियो आगे स्क्रॉल करने लगती है। थोड़ी देर में मोबाइल का इंटरनेट धीमा पड़ता है और वो बोर होकर करवट बदलती है और मनोहर को आवाज़ लगाती है। मनोहर, यह बता, लड़के के घर परिवार के बारे में कुछ पता किया है या बस ऐसे ही बुला लियो? दीदी जी लड़का अच्छे घर से है। लड़के का नाम मोहन है, इंजीनियर है और एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। अच्छा, मतलब लड़का पैसे अच्छे कमाता है? हाँ दीदी जी, तनख्वाह भी अच्छी है। और घर परिवार कैसा है? पैसा तो बहुतों के पास होता है, लेकिन असली बात तो खानदान की होती है। मोहन के पिता राघव जी रिटायर्ड बैंक मैनेजर है, समाज में उनकी अच्छी पहचान है। और माँ सरोज जी हाउसवाइफ हैं, बहुत ही संस्कारी और मिलनसार। अच्छा, घर में कोई और है क्या? नहीं नहीं दीदी जी, मोहन इकलौता बेटा है। सुनने में तो ठीक लग रहा है, लेकिन मुझे लड़का और उसके घर वाले खुद देखने होंगे। कहीं देखने में कुपोषित लौंडा निकला तो। मनोहर हंस पड़ता है, लेकिन अंदर ही अंदर डर भी रहा था कि सावित्री बुआ कुछ ज़्यादा ही जांच पड़ताल ना करते। अगले दिन मोहन और उसके घर वाले मनोहर के घर पहुंचते हैं। अरे आइए आइए, बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। दरवाजे पर मोहन के माता पिता राघव जी और सरोज जी खड़े हैं, साथ में मोहन भी था। सभी अंदर आते हैं और बैठते हैं। बहुत सुंदर घर है आपका मनोहर जी। धन्यवाद, बस कोशिश रहती है कि सब कुछ ठीक रहे।
अभी बात शुरू ही हुई थी कि इसी बीच सावित्री बुआ कमरे में धमाकेदार एंट्री मारती है। वो लाल हरे रंग की साड़ी पहने हुए हैं और हाथ में गुटके की डिब्बी दबाए हुए सोफे पर बैठ जाती है। अरे वाह वाह वाह, लड़के वाले तो पूरे शाही खानदान से लग रहे हैं। चलो भाई लड़का दिखाओ, लड़का। मोहन अपनी बहन को देखते ही समझ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। वो असहज महसूस करने लगता है, जबकि उसकी माँ सरोज धीरे से बुआ की ओर देखती है। मोहन, ये बताओ सुबह कितने बजे उठते हो? जी मैं आमतौर पर 7 बजे उठता हूँ। 7 बजे? हमारा रोहन 5 बजे उठकर दूध ले आता है। तुम्हें देर तक सोने की आदत तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, लड़का मेहनती है। ऑफिस के काम के कारण थोड़ा देर से उठता है, लेकिन बहुत अनुशासित है। अच्छा अच्छा, और ये बताओ खाने में क्या क्या बनाना आता है? जी खाना? मैं खाना ज़्यादा नहीं बनाता, बस मैगी या चाय। सावित्री बुआ ताली बजाकर हंस पड़ती है। किसी को समझ में नहीं आता कि सावित्री बुआ आखिर किस बात पर हंस रही है। तभी सावित्री बुआ अचानक से बोल पड़ती हैं। हाय राम, ये लड़का तो भूखा मर जाएगा। सरिता और मनोहर नजरें झुका लेते हैं, लेकिन मनोहर हिम्मत करके सावित्री बुआ को इशारों में शांत रहने के लिए कहता है। लेकिन सावित्री बुआ कहाँ रुकने वाली थी। वो चुपके से मुंह में गुटखा डाल देती है और बात करते करते गुटखा चबाने लगती है। अच्छा बहन जी, आपका घर कैसा है? हमारा घर बड़ा है, साफ सुथरा और सारी सुविधाओं से भरा हुआ। लेकिन एक बात बताओ, क्या आप लोग साफ सफाई के चक्कर में ज़्यादा पड़ रहते हैं? हाँ जी, सफाई हमें बहुत पसंद है। गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। इतना सुनते ही सावित्री बुआ अचानक से हंस पड़ती है और गुटखा थूकने के लिए इधर उधर देखने लगती है और बैठक के कोने में गुटखा थूक देती है। लड़के वाले तो सावित्री की ये हरकत देखकर चौंक जाते हैं। अरे ये क्या किया आपने? हे भगवान, जहाँ बैठे हैं वहीं गंदगी कर दी आपने। मनोहर सरिता शर्म से पानी पानी हो जाते हैं। मनोहर राघव से भी माफ़ी मांगने के लिए सोच में पड़ जाता है। मनोहर कुछ बोल पाता उससे पहले ही राघव बोल पड़ता है। माफ़ कीजिए मनोहर जी, लेकिन आपकी बहन बहुत गंदगी से रहती है। हमें ऐसे माहौल में रिश्ता करना मंजूर नहीं है। पापा, लड़की तो अच्छी है, शायद बात। बिल्कुल नहीं, हम साफ सुथरे लोग हैं और ऐसे गंदे लोगों से रिश्ता जोड़ना हमें स्वीकार नहीं है। इतना कहकर राघव, सरोज और मोहन गुस्से में उठकर बाहर निकल जाते हैं। मनोहर और सरिता उनके पीछे भागते हैं, लेकिन वे बिना सुने बाहर चले जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो गुटखा विरोधी संघ के सदस्य निकले। चलो भाई, अब दूसरा लड़का देख लेना। मनोहर माथा पकड़कर बैठ जाता है और सरिता गुस्से में सावित्री बुआ को घूरने लगती है और ना चाहते हुए भी सावित्री बुआ से बोलती है। दीदी जी, आपने अपने गुटके के प्रेम की वजह से एक अच्छा रिश्ता बिगाड़ दिया। क्या सरिता, जरा जरा सी बात को इतना बड़ा बना रही हो। दीदी जी, इतना अच्छा परिवार हाथ से निकल गया। अरे ऐसे न जाने कितने लड़के पड़े हैं इस शहर में, कोई ना कोई दूसरा मिल ही जाएगा। सावित्री बुआ कुछ दिनों के लिए अपने घर चली जाती है। उधर पंडित जी मनोहर को एक और रिश्ता बताते हैं। मनोहर जी, आप चिंता न करें, ज्योति बिटिया के लिए एक और अच्छा रिश्ता है। अरे वाह, कौन है वो लड़का? लड़के का नाम है राहुल। बहुत ही सुशील, समझदार और पढ़ा लिखा लड़का है। अच्छा, और क्या करता है? सरकारी नौकरी में है, एक सरकारी विभाग में ऊंचे पद पर है और अच्छी तनख्वाह भी पाता है। अरे वाह, सरकारी नौकरी वाला लड़का, ये तो बहुत बढ़िया बात है। बिल्कुल, ऐसे रिश्ते रोज़ रोज़ नहीं मिलते। पंडित जी, पिछली बार भी सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन फिर। अरे हाँ, मुझे पता चला। आपकी बहन सावित्री जी ने लड़के वालों के सामने गुटखा थूक दिया था। अब क्या बताएं पंडित जी, दीदी जी का तो कोई इलाज नहीं है। इस बार हमने उन्हें कुछ दिनों के लिए घर भेज दिया है। वैसे इस बार लड़के वाले सफाई को लेकर ज़्यादा सख्त नहीं है। अच्छा अच्छा, तो कब आ रहे वे लोग? 4 दिन बाद, रविवार को। ठीक है पंडित जी। मनोहर सोचता है कि सावित्री बुआ ने गुटखा खाकर जहाँ जहाँ थूका था वहाँ वो 3-4 दिन में पेंट करा लेगा। इसलिए वो रामलाल पेंटर को बुलाता है। रामलाल दीवार पर लगे लाल निशानों को निकालने की कोशिश करता है, पर गुटके के दाग छूटते ही नहीं। अरे अंकल जी, आपने दीवार पर क्या कर रखा है? इसका दाग ही नहीं जा रहा।
अरे भाई मेरी दीदी तो गुटखा खाती है ना, उन्होंने दीवार पर थूक दिया था। अरे अंकल जी, आप तो इस दीवार को पेंट ही ना करवाओ। क्यों, क्या मतलब है तुम्हारा? बुआ जी को गुटके की 100 पुड़िया और ला कर दे दो, वही पूरे दीवार पेंट कर देंगी। बुआ जी तो बहुत टैलेंटेड है। अरे तू ज़्यादा बकवास ना कर, सीधे सीधे बता पेंट कर पाएगा कि नहीं। अंकल जी आप तो गुस्सा हो गए, मैं बस मजाक कर रहा था। परेशान ना हो, पेंट हो जाएगा। घर में पुताई चल रही होती है कि सावित्री बुआ वापस मनोहर के घर चली आती है। इस बार सरिता, मनोहर और रोहन तीनों बुआ की गुटके की आदत को छुड़ाने का प्लान बनाते हैं। देखो अब दीदी जी को सुधारना ज़रूरी हो गया है, घर भर में गुटके की गंध फैला दी है। अरे लेकिन दीदी जी का गुटखा छीनने का मतलब है महाभारत छिड़ जाना। अरे पापा, आप इतना डरते क्यों हैं? बुआ है, भूत नहीं। ठीक है, कल से ऑपरेशन गुटखा बैन शुरू। सभी जोर से हंसते हैं, मगर सावित्री बुआ को शक हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। सुबह सावित्री बुआ अलमारी में गुटखा ढूंढती है, लेकिन उन्हें गुटखा नहीं मिलता। अरे बाप रे, गुटखा कहाँ गया? अरे किसी ने देखा है मेरा गुटखा? ये किसकी हरकत है? सावित्री बुआ पूरा घर सिर पर उठा लेती है, लेकिन गुटखा नहीं मिलता। इधर सरिता और मनोहर छिपकर हंस रहे थे। ए मनोहर, मेरा गुटखा कहाँ गया? नहीं नहीं दीदी जी, मुझे कुछ नहीं पता। बुआ जी अब आप गुटखा छोड़ ही दीजिए, देखिए आपके दांत कितने पीले हो गए। अरे चुप बे, मैं तेरा गुटखा छुड़वा दूंगी। सावित्री बुआ गुस्से में रोहन के पीछे भागती हैं, पर रोहन हंसते हुए वहां से भाग जाता है। रात को सावित्री बुआ घर में सबको सोता हुआ देखती है और चुपचाप बाहर जाती है। छोटू, जल्दी दो मेरा माल। बुआ जी घर वाले तो आपको सुधारने में लगे हैं। अरे उन्हें छोड़ो और जल्दी से मेरा गुटखा दे। अगले दिन मोहल्ले में शर्मा जी अपने काम से कहीं जा रहे थे, तभी अचानक सावित्री बुआ उन पर गलती से गुटखा थूक देती है। सब ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि उनके पास गुटखा कहाँ से आया, लेकिन सब समझ जाते हैं कि उनसे गुटखा छुड़ाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वहीं दूसरी तरफ शर्मा जी नीचे से लड़ने लगते हैं। अरे ये क्या बदतमीजी है? कौन है ऊपर? किसने ये गंदगी फेंकी? अरे शर्मा जी, लगता है ऊपर से बुआ जी ने गुटखा थूक दिया। गुटखा? कौन बेहुदा है ये? अगर मेरे हाथ लग गया ना तो। तभी मनोहर बाहर आता है और स्थिति संभालने की कोशिश करता है। अरे शर्मा जी, क्या हुआ? इतनी आवाज़ें क्यों आ रही है? क्या हुआ? अरे देखो, बुआ जी ने मेरे ऊपर से गुटखा थूकर मेरी नई शर्ट खराब कर दी। मनोहर ऊपर देखता है और समझ जाता है कि ये दीदी जी की हरकत है, लेकिन वो जल्दी से कोई बहाना सोचने लगता है। मनोहर शर्मा जी के करीब आता है, फिर हैरानी दिखाते हुए शर्ट पर लगे दाग को गौर से देखता है। अरे शर्मा जी, ये तो टीका जैसा लग रहा है। टीका? ये गुटखा है, गुटखा। मैं बचपन से जानता हूँ गुटखा कैसा होता है। अरे नहीं नहीं शर्मा जी, ये पूजा का जल है। वो क्या है ना, सरिता ऊपर से तुलसी के पत्तों को जल छिड़क रही थी और गलती से आपके ऊपर गिर गया। जल? मगर ये लाल रंग का क्यों है? अरे शर्मा जी, वो जल में हल्दी, कुमकुम और चंदन भी तो मिला था ना, वही रंग बन गया होगा। शर्मा जी थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं, फिर कहते हैं, अच्छा, मगर इसमें पान जैसी खुशबू क्यों आ रही है? अरे शर्मा जी, जल में बुआ जी कभी कभी इलायची और लौंग भी डाल देती है ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। आसपास खड़े लोग मुस्कुराने लगते हैं। शर्मा जी अभी भी पूरी तरह इस बात पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनका सुबह सुबह ज़्यादा लड़ने का मूड भी नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगली बार ध्यान रखना। अरे बिल्कुल बिल्कुल शर्मा जी, अगली बार आपको हम खुद पूजा का विशेष जल छिड़क कर देंगे। शर्मा जी भून भुनाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। मनोहर जल्दी से घर के अंदर आता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। अंदर आकर ज़ोर से हंसने लगता है। हे भगवान, ये कौन सा झूठ बोल दिया? और क्या करता, दीदी जी का नाम आ जाता तो पूरा मोहल्ला हंसता। इतने में सावित्री बुआ भी अंदर आती है और दोनों को हंसता देख सवाल करती है। अरे किस बात पर इतना हंस रहे हो? कुछ नहीं दीदी जी, बस शर्मा जी का गुटखा स्नान हो गया। सावित्री बुआ जी को सब समझ में आ जाता है, इसलिए वो खुद भी हंसने लगती है। सावित्री बुआ का गुटखा प्रेम अमर है, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती थी जो दूसरे लड़के वाले घर आने वाले थे। दीदी जी, कल जब दूसरे लड़के वाले आएंगे तो आप खुद ही देख लेना, लेकिन ज़रा अच्छे से पेश आना। ऐसा ना हो कि पहले वालों की तरह इन्हें भी भगा दो। अरे पर दूसरा लड़का है कौन? दूसरा लड़का राहुल है, वो भी सरकारी नौकरी में है और उनके पिता दिनेश जी भी सरकारी अफसर हैं।
पर लड़के की आदतें कैसी है? अभी तक तो कोई बुरी बात सामने नहीं आई है। वैसे भी कल जब परिवार आएगा तब सही से सब पता चल जाएगा। पर हाँ, अगर लड़के वाले नक चढ़े निकले ना तो मैं खुद उन्हें रिजेक्ट कर दूंगी। अगले दिन रोहन और उसके पिता दिनेश घर पहुंचते हैं। सावित्री बुआ का मूड ठीक था, लेकिन मनोहर को एक अजीब सा डर सता रहा था। अगर उन्होंने ऐसा वैसा बोल दिया तो, और उससे भी बड़ी चिंता थी सावित्री बुआ सच में बिना गुटके के रह पाएंगी क्या। ज्योति बिटिया बहुत संस्कारी लग रही है, हमें तो बहुत पसंद आई। जी मैं भी ज्योति जी से बात कर सकता हूँ क्या? ज्योति शर्मा जाती है, लेकिन तभी बुआ जी बीच में कूद पड़ती है। अरे बेटा, पहले ये बताओ तुम्हारी सैलरी कितनी है? जी मेरी तनख्वाह 50,000 रुपये महीना है। बस 50,000? अरे आजकल तो किराने की दुकान वाले भी महीने में इतना कमा लेते हैं। चलो छोड़ो, ये बताओ तुम्हें खाना बनाना आता है? जी खाना? अगर मैं तुम्हारे घर आई और मेरी भतीजी घर में ना हो, मैं बीमार पड़ गई, तो क्या तुम मुझे खिचड़ी बनाकर दोगे? पर ये सब तो बहू का काम होता है ना। अरे वाह, मतलब बहू नौकरी भी करे, घर भी संभाले। पूरा माहौल गंभीर हो जाता है। मनोहर को पसीना आ जाता है। सरिता बार बार बुआ को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। तुम शराब तो नहीं पीते? नहीं बिल्कुल नहीं। सिगरेट? वो भी नहीं। तो क्या तुम दूध नहीं पीकर जिंदा रहते हो? अब तक दिनेश जी का चेहरा लाल हो चुका था। माफ कीजिए, हमें ये रिश्ता पसंद नहीं है। अरे पर क्यों? आपकी बहन बहुत अजीब सवाल कर रही है और हमें ऐसे माहौल में रिश्ता नहीं करना। इतना कहकर दिनेश और रोहन वहाँ से चले जाते हैं। बुआ जी ठहाका मार कर हंसने लगती है। मनोहर समझ जाता है कि बुआ को घर से किसी न किसी तरह रफा दफा करना ही होगा, वरना कोई भी अच्छा रिश्ता होना नामुमकिन हो जाएगा। सरिता, मैंने एक प्लान बनाया है दीदी जी को घर से भगाने का। कैसा प्लान? और दीदी जी इतनी आसानी से घर से चली जाएंगी क्या? दीदी जी खुद का कमरा तो खूब साफ सुथरा रखती है, पर हमारे घर में और इधर उधर गंदगी फैलाती रहती है। मैं समझ गया पापा क्या करना है। कल से सब बुआ जी के कमरे में बैठेंगे और उन्हीं के कमरे में गंदगी करेंगे। जब वो शाम को सफाई करने बुलाएगी तो उनसे कह दिया जाएगा कि शामू घर पर नहीं है। ठीक है पापा, हम सब तैयार हैं और इस मिशन को पूरा करेंगे। पिछले 3-4 दिनों से सावित्री बुआ को घर में अजीब व अजीब चीज़ें देखने को मिल रही थी, जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। कभी किसी ने उनके बिस्तर पर चाय गिरा दी, कभी किसी ने गिले हाथ उनके सफ़ेद पर्दों में पोंछ लिए। किचन में जाती तो सिंक में गंदे बर्तन भरे मिलते। हर और उन्हें गंदगी और लापरवाही नजर आ रही थी। अरे शामू कहाँ मर गया? दीदी जी वो तो बाहर किसी काम से गया हुआ है। शामू के व्यस्त रहने का सबसे ज़्यादा झटका सावित्री बुआ को लगता है। अरे ये घर के लोग तो पहले ऐसे ना था, अब क्या हो गया? धीरे धीरे बुआ जी को समझ में आने लगा कि अब ये घर उनके रहने लायक नहीं रहा। न सफाई का ध्यान, न कोई उनकी सुनता है। आखिरकार उन्होंने बिना किसी से ज़्यादा चर्चा किए मनोहर से 2 दिन में ही विदा लेने का फैसला कर लिया। इस तरह गुटखा प्रेमी सावित्री बुआ, जो पूरे घर में हुक्म चलाती और जगह जगह गुटखा थूकती, अब खुद ही वहाँ से विदा लेकर अपने घर रवाना हो गई। अरे भाई पुष्पा, आज इतने दिनों बाद यहाँ पार्क में? क्यों भाई, सहेलियों को भूल गई है क्या? अरे भाई, जब से मेरी बहू आई है ना, ऐसा लगता है मैंने मुफ्त की WWF की टिकट खरीद लिया। पूरा दिन मेरे घर में कुश्ती का माहौल बना रहता है। हाँ, मुझे सब पता है कि तेरे घर में कुश्ती की वजह तू ही है। अरे नई शादी है, थोड़ा जी लेने दे बेटा बहू को। तू आकर हमारे साथ टाइम पास कर लिया करना। क्यों बहू के जीवन में रायता फैलाना? कभी तू उसके कपड़ों के पीछे पड़ जाती है, कभी उसके बनाए खाने के पीछे लग जाती है। अरे भाई, ये टिपिकल सास वाली हरकतें ना बंद कर दे आप। अरे बावली हो क्या तुम सबके सब? अच्छा तुम ये बताओ, यहाँ हम क्या करने आते हैं? क्या करने आते हैं इसे क्या मतलब? अरे टाइम पास करने आते हैं, और क्या। इसी बहाने थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाता है, मन हल्का हो जाता है। बस तो जिस चीज़ की तलाश में तुम यहाँ आते हो वो मेरे घर में मुफ्त अवेलेबल है, तो मैं क्यों बाहर आऊँ? अरे भाई, अपनी बहू के साथ लड़ना, उसे छोटी छोटी बातों पर टोकना, ये तो एक अलग ही अनुभव है। क्या बताऊँ, बड़ा मज़ेदार लग रहा है मुझे तो ये सब।
और जब वो मुझसे झगड़ा करती है ना तो आय हाय हाय कलेजे को जो ठंडक पड़ती है पूछ मत। सारी टेंशन फ्रस्ट्रेशन दूर हो जाती है। पुष्पा की बातें सुनकर बाकी की सहेलियां हैरान होकर उसकी बातें सुन रही थी। अरे भाई, आज तक तो मैंने लोगों को ग्रह कलेश के कारण दुखी और परेशान होते देखा है, लेकिन ये पुष्पा पहली ऐसी बंदी है जो अपनी बहू से लड़कर इतनी खुश नजर आ रही है। अरे यार, इस पुष्पा की बातें सुनकर तो मुझे लग रहा है कि मुझे भी अब अपने बेटे विकास की शादी कर ही देनी चाहिए, और कोई लड़ाकू सी बहू मेरे घर आ जाए तो मेरी भी बोरियत दूर हो जाए। तुम्हें पता नहीं, बड़े अरमानों से मैंने दूसरी औलाद पैदा की थी। सोचा था एक बेटी होगी तो घर में रौनक रहेगी, लेकिन भगवान को ना मेरी खुशी बर्दाश्त ही नहीं थी, उसने दूसरा भी बेटा ही दे दिया। अब आज मेरी हालत ये है कि ये तीनों बाप बेटे घर के एक कोनों में बैठे अपने अपने फ़ोन में चिपके रहते हैं, और मैं तो या दीवारें ताकती रहती हूँ या टीवी में सीरियल देखती रहती हूँ। अरे भाई, बंदा कितना सीरियल देखेगा। और सबसे बड़ी बात, सास बहू के सीरियल देखते देखते मैंने बहू से लड़ने के इतने तरीके सीख लिए कि अब मैं बहू से लड़ाई कैसे करे इस विषय पर एक किताब लिख सकती हूँ। अब बस बहुत हुआ। मेरे बेटे विकास के लिए कोई तेज तर्रार सी लड़की मिले तो मैं झटपट उसके हाथ पीले कर दूँ। रानू ने बड़े अरमान सजाए थे कि वो भी एक तेज तर्रार लड़की लेकर आएगी, और फिर दोनों सास बहू मिलकर रोज़ नोक झोंक करेंगे। घर में बात बात पर बहस होगी और उससे उसका मन लगा रहेगा। लेकिन होने को शायद कुछ और ही मंजूर था। रानी के घर बहू बनकर सविता आई तो ज़रूर, लेकिन सविता का स्वभाव ऐसा जैसे साक्षात माता सीता, सीधी सादी शांत सौम्य और कोमल। सीता इतनी प्यारी लड़की थी कि रानू लाख उससे झगड़ने की कोशिश करती, लेकिन सविता के ऊपर रानू की बातों का रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। सारे अरमानों पर पानी फिर गया मेरे। भगवान, ये तूने मेरे साथ ठीक नहीं किया है। सारी दुनिया की सासों का बदला तूने अकेले मुझसे ही ले लिया। सब यही चाहते हैं कि उनके घर सीधी सादी गऊ जैसी बहू आए, लेकिन उन्हें लड़ाकू लड़कियां मिल जाती है, और यहाँ मैं बहू के साथ लड़ाई करने के लिए मरी जा रही हूँ तो मेरे घर ये गाय को भी मात दे दे इतनी सीधी लड़की भेज दी। मेरी तो जिंदगी व्यर्थ हो गई भगवान। इस सविता से तो अब मुझे कोई उम्मीद नहीं है। अब तो बस छोटे की पत्नी से मेरी उम्मीद बंधी है, वरना मुझे तो अपना सारा जीवन सहेलियों के साथ कीर्तन और किटी में ही बिताना पड़ेगा। और भाई रानू, अब तो बहू आ गई है, अब तो मज़े में कट रही होगी। रोज़ बहू के साथ नोक झोंक हो रही होगी। जीवन में रस ही रस आ गया होगा अब तो तुम्हारे। अरे भाई, कहीं ऐसा तो नहीं अब तुम सहेलियों से मिलना जुलना ही छोड़ दो? अरे यार, क्यों मेरे जले पर नमक छिड़क रही है? कोई रस नहीं आया मेरे जीवन में। अब मेरी बहू बहू नहीं, देवी है देवी। साक्षात माता सीता है वो। अब चाहे जितना भी परेशान करने की कोशिश कर लूँ, उसके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ता। जहाँ बैठने को कहो वहाँ बैठ जाती है, जो पहनने को कहो पहन लेती है, जो खाने को कहो खा लेती है। सुबह 4 बजे उठने को कहो तो 3 बजे उठ जाती है। यहाँ तक कि मैंने उसे विकास के कमरे में जाने से मना किया तो मेरे कमरे में ज़मीन पर बिस्तर लगाकर सो गई। बताओ, आज के ज़माने में मिलेगी कहीं ऐसी बहू? पता नहीं, मेरी ही किस्मत फूटी थी। अरे भगवान की कृपा है तेरे ऊपर, जो ऐसी सुशील लड़की आई है तेरे घर में। अब ये बेवकूफ़ी छोड़ और थोड़ी कदर कर ले अपनी बहू की। वो इतनी प्यारी है तो तू भी उसे प्यार से गले लगा और खुशी खुशी रह। तुझे तो पता है ना, मुझे डायबिटीज़ है। इतना मीठा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मुझे तो अपनी ज़िंदगी में चटपटा और खट्टा स्वाद चाहिए। अब इस सविता से तो मुझे कोई उम्मीद है नहीं। अब तो बस मुझे इंतज़ार है कि छोटे बेटे रवि के लिए मैं कोई चटपटी सी दुल्हन ढूंढ सकूं, ताकि हमारे घर में रोज़ धमाके हो और मैं बैठकर आराम से आनंद ले सकूं। सविता को परेशान करने के सारे तिकड़मों के फेल हो जाने के बाद अब रानू ने अपना पूरा ध्यान छोटी बहू ढूंढने में लगा दिया था। हाँ दीदी, हम साफ बता रहे हैं भाई, सीधी सादी लड़के संग हमारा गुजारा नहीं है। हमें तो आज के ज़माने की तेज़ तर्रार
अपने हक में आवाज़ उठाने वाली लड़की चाहिए। माजी करने वाली तो पहले ही इस घर में एक है। रानो, हक वक का तो पता नहीं, लेकिन लड़की तेज़ है। हम फ़ोटो और उसके पापा का नंबर भेज दे रहे हैं। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। कल को लड़की आकर घर में कलेश मचाए तो हमको दोष ना देना। हम तो समझा रहे हैं, छोड़ो ये बेतुकी जिद, कोई अच्छी लड़की देखो। पहले ही 2 रिश्ते टूट चुके हैं लड़की के स्वभाव के कारण। आई लाइक इट। हाँ, बस ऐसी तो लड़की चाहिए जो कलेश करे, बातों का विरोध करे, अपनी जिद मनवाए। अरे दीदी, आपने तो मेरे मन की मुराद पूरी कर दी। चटपटी बहू लाने की चाहत के चलते जल्दी ही रानो लड़ाकू दिशा को अपने बेटे के लिए पसंद कर लेती है शादी के बाद। अरे मैं तो बिना बात ही आज तक अपनी बड़ी बहू को कोसती जा रही हूँ। अब समझ में आया आखिर मेरी इतनी मन्नतों के बाद भी ये सविता मेरे घर की बहू कैसे बन गई। ऊपर वाला जो करता है सब अच्छे के लिए ही करता है। अब मसालेदार एंटरटेनमेंट के लिए मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस मुझे हल्की सी चिंगारी लगानी है, फिर अपने आप लगेगी आग और मैं बैठकर देखूंगी तमाशा। शादी के 4 दिन बाद। अरे दिशा बेटा, तू रसोई में क्या कर रही है? मम्मी जी, मैं तो नाश्ता बना रही थी। अरे देवरानी के हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी और तुम्हारी जेठानी ने तुम्हें काम पर लगा दिया। अरे बेटा, काम तो तुम्हें जीवन भर करना है। हफ्ता 10 दिन सविता तुम्हें बनाकर खिला नहीं सकती थी क्या? बेटा, जेठानी ना जेठानी होती है, चाहे कितना ही बनाकर रख लो उसके साथ, लेकिन वो अपना असली रंग दिखाई देती है। अरे नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। भाभी ने तो मुझसे कहा ही था कि मैं आराम से अपने कमरे में बैठी रहूं, काम वो अकेले निपटा लेंगी। लेकिन बेचारी भाभी अकेले कितना काम करेंगी? बाकी किसी को तो घर में बस टीवी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि किसी को दिखे ना दिखे, मुझे तो दिखाई दे रहा है कि घर में कितना काम है, तो मैं थोड़ी सी भाभी की मदद ही कर देती हूँ। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये तीर जो मैंने सविता के लिए चलाया था वो मुझे ही आकर चुभने लगा है? कहीं इसका इशारा मेरी तरफ तो नहीं? अच्छा, बहुत भाभी वाली बन रही हो ना? अभी नई नई शादी है ना बेटा, कुछ दिन बीतने दो, सब पता चल जाएगा कि जेठानी हमेशा ऐसी नहीं रहती। जब तुझ पर रौब झाड़ेगी ना, तब समझ में आएगा। रानू ने अपनी तरफ से छोटी बहू के कान भर दिए थे, लेकिन जैसे दिशा के ऊपर उसकी बातों का कोई असर ही नहीं हुआ था। वो तो उल्टा उसे ही 2 बातें सुनाकर चली गई थी 2 दिन बाद। अरे कौन सी उल्टी गंगा बह रही है मेरे घर में? 2 बहुओं के होते हुए भी घर में चूं की आवाज़ नहीं। ऐसा कैसे चलेगा? इस तरह से तो मेरे सारे अरमान धरे के धरे रह जाएंगे। क्या करूं? ज़रा सा भी मज़ा नहीं आ रहा। लगता है अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। ये दोनों तो इतनी आसानी से झगड़ने वाली है नहीं। देखो बेटा सविता, तुम ना थोड़ी सीधी सादी हो, इसलिए तुम्हें समझा रही हूँ। दिशा से ना थोड़ा बच कर रहना। वो अभी तुम्हें जितना भाभी भाभी कर रही है ना, पक्का बाद में तुम्हारा फ़ायदा उठाएगी। कैसी बात कर रही हैं माँ जी आप? अरे दिशा तो मेरी छोटी बहन की तरह है, और भला उसके इरादे ख़राब क्यों होंगे मेरे लिए? बहुत ही प्यारी है वो तो। अरे बेटा, इसी बात की तो मुझे चिंता है कि तू गाय है गाय, लेकिन हर कोई तेरी तरह इतना सीधा साधा नहीं होता। वो तेरे साथ इतनी मीठी बनकर इसलिए रहती है ताकि उसे कोई काम ना करना पड़े और तू अपने आप घर के सारे काम निपटा दे। अरे तू जिठानी है, थोड़ी कड़क होकर रहा कर, उससे अपने 2-4 काम करवाया कर। जिठानी में थोड़ा सा रौब होना बहुत ज़रूरी होता है, वरना 2 पैसे की इज्जत नहीं बचेगी देवरानी के सामने। आप बिल्कुल सच कह रही हैं माँ जी। ठीक है, मैं अपना बिहेवियर थोड़ा चेंज करने की कोशिश करती हूँ। हाँ, अब बहस होगी कि दिशा पर हुक्म चलाएगी, और दिशा किसी का हुक्म सुनने वालों में से है नहीं। इधर इसने उसके ऊपर ऑर्डर चलाया और उधर उसने इसको झाड़ के पेड़ से नीचे गिराया। सीरियल बंद कर देती हूँ, असली ड्रामा तो आज हमारे घर में होने वाला है। काफ़ी देर तक रानो किचन की तरफ कान लगाए बैठी रहती है, लेकिन उसके कानों में दोनों बहुओं के लड़ने या बहस करने की आवाज़ सुनाई नहीं देती। तभी बड़ी बहू की गुस्से से भरी आवाज़ रानो को सुनाई पड़ती है।
अरे तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? एक बार मैंने कह दिया मतलब कह दिया। चलो निकलो किचन से बाहर। मैं नहीं जाऊंगी भाभी, आप हमेशा ऐसा ही करती हैं। और मैं किचन से बाहर क्यों जाऊं? आप किचन से बाहर जाइए। अरे जेठानी से इस तरह से बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी जेठानी हूं ना। चलो मेरी बात तुम्हें माननी पड़ेगी, निकलो किचन से बाहर। लगता है मेरी चिंगारी ने कमाल दिखाई दिया। दोनों बहुओं के लड़ने की आवाज़ तो सुनाई दे रही है। अभी जाकर आग में घी डालती हूँ। रानो भोले बनने का नाटक करते हुए कहती है। अरे अरे दिशा बेटा, क्या बात हो गई? आखिर ये सविता तुम्हें रसोई से बाहर क्यों निकाल रही है? सविता बहू, माना कि दिशा तुम्हारी देवरानी है, लेकिन ये कौन सा तरीका हुआ उससे बात करने का? और तुम किचन से बाहर क्यों निकाल रही हो उसे? माँ जी अच्छा हुआ आप आ गए, अब आप ही फैसला करिए। दीदी कह रही हैं कि आज शाम का खाना वो बनाएंगी, जबकि मैं उनसे कह रही हूँ कि शाम का खाना मैं बनाऊंगी। लेकिन वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। उल्टा उन्होंने तो मुझे किचन से ही बाहर निकाल दिया। क्या इस बात के लिए झगड़ रही हो तुम दोनों? और नहीं तो क्या, आपको क्या लगा? हैं? नहीं कुछ नहीं, मुझे थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी। पर इसमें इतना शोर मचाने वाली क्या बात है? दोनों मिलकर बना लो, बिना बात का हल्ला मचा के रखा हुआ है। अरे पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई है ये दोनों। इतना उकसा दिया, लेकिन मजाल है जो जरा सी तू मैं ही हो जाए इनके बीच में। दोपहर के समय। अरे बेटा दिशा, तुम अकेले लंच बना रही हो? मैं देख रही हूँ कई दिन से तुम ना दोपहर के समय अकेले ही लगी रहती हो। क्या हुआ? तुम्हारी जेठानी सविता कहाँ चली गई? मम्मी जी लंच मैं बना लेती हूँ और डिनर भाभी बना देते हैं। हमने इस तरह से काम बांट लिया है ताकि हमारे बीच में झगड़ा ना हो। अरे काम बांटना ही था तो बराबर बराबर बांटना चाहिए था। ये सविता भी ना जेठानी वाली चालाकी दिखाने से बाज नहीं आती। अरे तुम खुद ही सोचो, ज़्यादातर तो दोपहर की सब्जी शाम के समय बच जाती है, तो शाम में काम ही क्या होता है? हैं? बस 2-2 रोटियां तो सेकनी होती है। और दोपहर के समय दाल चावल सब्जी रोटी रायता सलाद, कितने सारे काम होते बताओ तो। अब ये दोपहर के खाने का पहाड़ जितना काम तुम्हारे ऊपर अकेला छोड़कर वो महारानी आराम कर रही है। बस यही चला क्या होती है जो नई नई बहू को समझ में नहीं आती। बात तो आपकी ठीक है मम्मी जी, लंच में काम तो बहुत होता है। मैं भी ना अकेले काम करते करते थक जाती हूँ, लेकिन क्या फ़ायदा, हम दोनों देवरानी जेठानी है, एक ही घर में रहना है। अब ऐसी छोटी छोटी बातों पर टोकना भी तो अच्छा नहीं लगता ना। अरे भाई अच्छा क्यों नहीं लगता? अपने अधिकार और हक के लिए तो ज़रूर बोलना चाहिए। और एक बात बताओ, तुम कौन सी देवरानी जेठानी सारी ज़िंदगी एक ही घर में रहते हैं? अरे तुम्हारी जेठानी आज है कल नहीं रहेगी। वो तो पहले ही इस इंतज़ार में बैठी है कि कब उसे तुम्हारी गलती मिले और वो अपना रसोई अलग करे। इसलिए जितने दिन सांझे में हो ना, बराबरी का हिसाब रखो, ना कम काम करो ना ज़्यादा। और सविता तो वैसे ही जेठानी होने के कारण फ़ायदे में है। और तुम्हारी शादी में भी अलग ज्वेलरी और साड़ियाँ ली थी उसने। तुम्हारे हर सामान को देखकर ना जलती है वो। पिछले कई महीनों से लगातार रानू दोनों बहुओं के मन में कलेश का बीज डालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार असफल ही साबित होती थी। लेकिन इस बार शायद उसका तीर निशाने पर लग गया था और उसकी बातों को छोटी बहू दिशा ने सीरियसली ले लिया था। अब वो मन ही मन कूट रही थी कि जिस जेठानी को उसने इतना प्यार और सम्मान दिया, उसने अपने पद का फ़ायदा उठाया। दोनों बहुओं के बीच में आग लगाने के बाद अब रानो बड़ा सुकून महसूस कर रही थी। अपनी जीत के बारे में अपनी सहेलियों को बताने के लिए वो पार्क की ओर बढ़ जाती है। अरे तुम लोगों को पता नहीं, आज ना मैं बहुत खास खबर लेकर आई हूँ। लेकिन पहले ये बताओ, इस पुष्पा का चेहरा आज उतरा हुआ क्यों है? मेरी तो तू बस पूछ ही मत। अरे भाई बता भी दे, क्या हो गया? अब जैसे अपनी सारी खुशियाँ हम लोगों के साथ बांटती है, आज गम भी बांट ले। क्या पता तेरी परेशानी का कोई हल ही निकल आए। इस परेशानी को मैंने खुद अपने घर में दावत दी है रानो। क्या बताऊं तुझे, अपनी बहू को परेशान करके और जानबूझकर उससे झगड़ा करके मैं जिस आनंद की तलाश कर रही थी ना, दरअसल में वो कोई मज़ा नहीं था, बल्कि उसने तो मुझे जीवन भर की सज़ा दे दी है। अरे मेरी बहू और बेटा घर छोड़कर चले गए।
बहू कहती है मैं ऐसी सास के साथ नहीं रह सकती जिससे मेरे उठने बैठने खाने पीने हंसने बोलने हर चीज़ से परेशानी हो। इतना ही नहीं, मेरा बेटा भी बहू को ही सही मान रहा है। 4 दिन के मज़े के लिए मैंने अपने ही घर में अपने हाथों से आग लगा दी। अब मैं अपने बहू बेटे को कैसे समझाऊं कि मैंने तो जो कुछ भी किया वो सिर्फ अपने मन की संतुष्टि के लिए किया। खैर, मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैं तुम सबको यही सलाह दूंगी, अपने घर में खुद आग लगाने की बेवकूफ़ी तुम लोग कभी मत करना। बहू कोई खिलौना नहीं है, अरे उसे तो अच्छे से रखोगी तभी घर अच्छा रहेगा। सहेली की बात सुनकर अब रानू का भी दिल घबराने लगा था, क्योंकि वो भी उसी के नक्शे कदम पर चलकर अपनी दोनों बहुओं को लड़वाने की कोशिश में लगी हुई थी। रानू का मन अब सहेलियों के बीच में नहीं लग रहा था, इसलिए वो उठकर अपने घर आती है और घर आकर, बस भाभी, छोटी बहन कहकर आपने खूब फ़ायदा उठाया मेरा। वो तो अच्छा हुआ समय रहते मेरी आँख खुल गई। ये कैसी बात कर रही हो दिशा? मैंने कौन सा फ़ायदा उठा लिया तुम्हारा? और सच में मैंने तुम्हें छोटी बहन समझकर ही प्यार किया है। मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे रंग दिखाओगी। रंग मैं दिखा रही हूँ? अरे ये घर तोड़ने वाली और देवरानी को दबा के रखने वाली पॉलिटिक्स ना मेरे साथ नहीं चलेगी, बता दे रही हूँ। हे भगवान, ये क्या हो गया? लगता है मैंने जो चिंगारी छोड़ी थी उसने अपना कमाल दिखा दिया। रानू दौड़ते हुए अपनी बहू के पास जाती है। दिशा, सविता, ये क्या कर रही हो तुम दोनों? अरे क्या हो गया है, क्यों झगड़ रही हो? मम्मी जी बस बहुत हो गया, थक गई हूँ मैं भाभी की चालाकियाँ बर्दाश्त करते करते। इनको क्या लगता है कि ये ऐसे ही चालाकी दिखाती रहेंगी और मैं समझूंगी नहीं? इन्होंने जानबूझकर मुझे लंच बनाने का काम दिया ताकि ये आराम फरमा सके। अच्छा, 4 दिन सबका लंच बनाने का काम दे दिया तुम्हें, तो मैं चालाक हो गई? और मैं जो इतने सालों से अकेले सबका लंच डिनर और ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, उसका क्या? ठीक ही कहा है किसी ने, देवरानी देवरानी ही होती है, उसे बहन समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। मेरी मति मारी गई थी जो मैंने तुम्हें अपनी छोटी बहन का दर्जा दिया। अरे चुप करो तुम दोनों। ना तो दिशा की इसमें कोई गलती है और ना ही सविता की, क्योंकि ये सारी आग मेरी लगाई हुई है। मैं ही चाहती थी कि तुम दोनों के बीच में ये जो प्यार है वो झगड़े की जगह ले ले, इसलिए मैंने तुम दोनों के हर छोटी बड़ी बात को लेकर कान भरे। सविता ने कभी गहने कपड़े या काम में तुम्हारी बराबरी नहीं की दिशा, वो तो मैं ही झूठ बोलकर। मुझे माफ़ कर दो बच्चों, आज के बाद ऐसी भूल नहीं होगी। अब आपने माफ़ी मांग ली है माँ जी, तो हम भी आपको एक राज की बात बताते हैं। हम दोनों भी कोई झगड़ा नहीं कर रहे थे, हमने आपको सुधारने के लिए चाल चली थी कि हम आपको एक बार लड़कर दिखा ही दे कि जब घर में लड़ाई होती है तो कैसा लगता है। आपको क्या लगता है, हमें समझ में नहीं आ रहा? आप जो रोज़ छोटी छोटी बातों पर हमें लड़ने के लिए उकसाती रहती हो। अरे हम सब समझ रहे थे। माफ़ कर दो मुझे। अरे माँ जी भूल जा वो सब। और हाँ, अब से हमें अगर एंजॉय करना हो तो कहानी घर घर की देख लिया करेंगे, अपने घर में लड़ाई करने की क्या ज़रूरत है। रेखा की 3 बहुएं हैं और तीनों एक से बढ़कर एक। जहां अंजलि और नैना खुद को मॉडर्न और आजकल की स्टाइलिश बहू समझती हैं, वहीं महिमा घरेलू और सबको लेकर चलने में यकीन रखती है। महिमा के आने के बाद से रेखा ने कभी एक गिलास पानी तक उठाकर नहीं पिया। नैना को आए हुए अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था। एक रोज़ रेखा अंजलि से कहती है, बड़ी बहू कहाँ हो, ज़रा कमरे में आना तो। अंजलि साड़ी को अपनी कमर में दबाती भागती हुई रेखा के पास जाती है। मम्मी जी, आपने जैसे ही आवाज़ दी मैं भागी चली आई। मेरी माँ जैसी मम्मी कुछ कहे और मैं अनसुना कर दूँ, ऐसा कभी हो सकता है क्या? तभी तो तू मेरी लाडली है। और वो महिमा, उसे कुछ आता जाता है नहीं, बेकार में ही जल्दबाजी में सौरव की शादी कर दी और महिमा को ले आई। तुझे पता है, जैसे ही तेरी शादी हुई महिमा का रिश्ता आ गया था, सब मेरे पीछे पड़ गए कि साथ साथ दूसरी बहू भी ले आ। मैंने सोचा ठीक है, दोनों बहुएं मिलकर रहेगी, काम आराम से हो जाएगा। ऐसे ही सौरव की शादी करनी तो है, लेकिन मुझे क्या पता था कि महिमा ऐसी आएगी जो कुछ करेगी ही नहीं, सास के आगे पीछे नहीं कर सकती, और क्या करेगी वो। मम्मी जी ये सब छोड़िए ना, आप अपना मूड क्यों ख़राब करती हैं? मैं और नैना है ना, मैं नैना को अपनी तरह बना लूँगी, फिर हम दोनों अपनी प्यारी सासू माँ के हिसाब से उनकी सेवा करेंगे। अरे ये हुई ना मेरी बहू वाली बात। ले, जिस काम के लिए तुझे बुलाया वो तो मैं भूल ही गई। ये तोहफे नैना के घर से आए हैं, इनमें से तुझे जो पसंद है वो ले ले, आखिर में जो बचेगा वो महिमा को दे दूँगी।
वैसे भी वो लगती तो बहू कम काम वाली ज़्यादा है, ना ढंग से रहती है ना उसे कहीं खड़ा कर सकते हैं। मम्मी जी आप क्यों अपना खून जलाती हैं? मम्मी जी मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ हाँ बहू बोल, क्या बोलना है? बोलने से पहले अपनी मम्मी जैसे पूछेगी क्या पगली? मम्मी जी मुझे पता है कि मेरे मायके में सब कहते हैं तेरी सास कितनी मॉडर्न है। मॉडर्न तो आप हो ही, उसमें कोई शक नहीं है। मैं ये कह रही थी कि आजकल ना सब सूट पहनती हैं, क्योंकि सूट तुरंत पहना भी जाता है और अच्छा भी लगता है। हाँ तो क्या दिक्कत है, तुम लोग भी सूट पहन सकती हो। मेरे ख्यालात नए हैं, पुराने नहीं है। मैं तो इन सब में मानती नहीं हूँ। अंजलि एक साड़ी पसंद कर अपने कमरे में आ जाती है और कहती है, आखिर मम्मी जी को बाटली में उतार ही लिया। मम्मी जी बेचारी। इधर महिमा घर के कामों में लगी रहती है। मम्मी जी को दवाइयाँ भी लेनी है, आज नाश्ते में ही लेट हो गया। महिमा जल्दी जल्दी नाश्ता बनाकर मेज़ पर रखती है। नाश्ता देखकर रेखा कहती है, बहू बहुत जल्दी ले आई नाश्ता है, और थोड़ा जल्दी ले आती, दोपहर के खाने का वक्त तो हो ही जाता। वो मम्मी जी आज लेट हो गया उठने में, शादी की इतनी थकावट थी ना। हाँ भाई तुम ही तो एक थकी हो। नैना बहू जिसकी शादी थी वो तो थकी ही नहीं। अंजलि बहू भी तो शादी में गई ही नहीं थी। मैंने ऐसा नहीं कहा मम्मी जी। महिमा मैंने भी शादी की पूरी शॉपिंग की है, दिन रात बाजार के चक्कर लगाए हैं। मैं भी थकी हूँ, लेकिन मैं तो सुबह पहले ही उठकर खड़ी हो गई। महिमा कुछ नहीं कह पाती और चुप हो जाती है। नैना बड़ी बड़ी आंखों से महिमा की ओर देखने लगती है। तभी रेखा नैना से कहती है, नैना अब तो रसोई में हाथ लगा, तुझे आए 1 हफ्ता हो गया है। नैना मुंह बना लेती है और धीरे से कहती है, लेकिन मम्मी जी मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता, मैं जॉब करती हूँ ना। वैसे आप कहो तो मैं काम वाली रख दूँगी, मैं बाज़ार से आपकी दवाइयाँ ले आऊँगी, मार्केट के सारे काम कर दूँगी, बस मुझे ना खाना बनाना नहीं आता। ठीक है बहू, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब जॉब से तो कमा लेती है, वो कोई छोटी बात नहीं है। महिमा तो दिन भर घर पर ही रहती है, क्या करेगी। वैसे भी खाना बनाने में लगता ही क्या है। तू बस रसोई में दोपहर का चावल बनाकर सगुण कर देना। जी मम्मी जी। अपनी सास के मुंह से नैना के लिए ऐसे सौम्य शब्द सुनकर महिमा का मन रोने लगता है, लेकिन फिर भी वो खुद को समझाते हुए मन ही मन कहती है, महिमा सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है, तो अपना दिल छोटा मत कर, एक वक्त आएगा जब सब तुझे ही पूछेंगे। महिमा सबको खिला पिलाकर अपने कमरे में चली जाती है। इधर अंजलि और नैना दोनों रेखा के पास बैठकर उसे मस्के लगाने लगती है। नैना कहती है, मम्मी जी खाने के बाद आप दवाइयाँ लेती हैं ना, वो नहीं ली आपने? मैं अभी लेकर आती हूँ। कहीं आपका बीपी बढ़ गया तो क्या होगा? मैं ना अभी दवाई लेकर आती हूँ। नैना रेखा के कमरे से दवाई लेने जाती है। इधर महिमा दवाई लेकर रेखा को देने ही जा रही थी कि नैना उसके हाथ से दवाई का डब्बा ले लेती है। भाभी लाओ, आप मुझे दे दो, मैं मम्मी जी को दवाइयाँ दे दूँगी। ठीक है। नैना जाकर रेखा को दवाई देकर कहती है, मम्मी जी छोटा मुंह और बड़ी बात, महिमा भाभी को ये तक होश नहीं रहता कि आपको दवाई भी देनी है। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं हूँ ना, मैं अब से अपनी सासू माँ को दवाई दे दिया करूँगी। मम्मी जी अब हम 2 बहनें हैं ना, हम आपका ख्याल रखने के लिए काफ़ी हैं। अंजलि रेखा के पैर दबाने लगती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। अंजलि और नैना सूट पहनने लगती है, लेकिन महिमा अपनी वही साड़ी ही पहनती है। एक रोज़ अंजलि सुबह पहले मार्केट निकल जाती है और नैना रोज़ की तरह अपने ऑफिस। महिमा बेचारी पूरे दिन घर के काम में लगी रहती, फिर भी उफ तक नहीं करती। रात को अंजलि और नैना एक ही समय घर पहुंचती है। घर पहुंचती ही दोनों कहती हैं, बहुत थक गई हूँ मैं। महिमा 1 गिलास पानी तो पिला दे यार। हाँ भाभी मुझे भी पानी देना, आज ऑफिस में बहुत काम था। हाँ गर्दन में दर्द हो गया है मेरे। जी अभी लाती हूँ पानी। महिमा दोनों को पानी देती है और कहती है, आप दोनों हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। खाने में क्या बनाई हो? रोटी, मिक्स वेज और साथ में सलाद। नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं खाने वाली भाभी, मुझसे ऐसा खाना नहीं खाया जाएगा। आप मेरे लिए कुछ और बना दो। आप एक काम करो, प्याज और शिमला की सब्जी बना दो। और मेरे लिए तुम आम रस बना दो। महिमा के चेहरे पर सिकन दिखने लगता है और वो कहती है,
आज सुबह से काम वाली नहीं आई, मैंने ही बर्तन साफ़ किए और घर भी साफ़ किया। सुबह से खाना और कपड़े भी किए। मैं बहुत थक गई हूँ। अभी कुछ बनाऊँगी तो सारे बर्तन फिर से हो जाएंगे। अरे तू घर के काम करके थक गई? ऐसा कौन सा काम किया है? ये दोनों सुबह से बाहर है, धूप में निकल कर जरा बाहर जाकर देखना, तब समझ में आएगा। मम्मी जी, भाभी ने ऐसा क्या किया? सुबह से बस चादर ही लेकर आई है और नैना तो हमेशा से ही ऑफिस जाती है। अच्छा, तुमने कभी ढंग से शॉपिंग की है? एक सामान लेने के लिए कितना भटकना पड़ता है। मैं कोई चादर या अपने सामान के लिए नहीं गई थी। वो मम्मी जी की दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी, वो लाने गई थी। एक दवाई तो मिल ही नहीं रही थी। कितना ढूंढा मैंने मम्मी जी, तब जाके मिली है, वरना मैं तो कब का घर आ जाती। रहने दे अंजलि बहू, तू एक काम कर, जोमेटो या स्विगी से ऑर्डर कर ले। अंजलि और नैना जोमेटो से अपने लिए चाउमीन और पनीर चिली ऑर्डर करती हैं और आने के बाद दोनों रेखा के साथ चटकारे ले लेकर खाती है, लेकिन एक बार भी महिमा से नहीं पूछती। महिमा अपना बनाया हुआ वही खाना खा लेती है। रात में महिमा अपने कमरे में बैठे बैठे रोने लगती है। उसे इस तरह रोता देख सौरव कहता है, क्या हुआ महिमा? मुझे तो बताओ आखिर हुआ क्या है? मेरी क्या गलती है सौरव? मम्मी जी जब देखो मुझे ही सुनाती रहती है। भाभी और नैना से तो वो एक शब्द तक नहीं कहती। वो दोनों उनकी अपनी बहू है, तो मैं सौतेली हूँ क्या? पूरा दिन कुत्तों की तरह काम करती रहती हूँ, लेकिन मजाल है मम्मी जी कभी मेरी तारीफ़ करते। वो मेरी तारीफ़ करना तो दूर, दिन भर मुझे ताने देती रहती है। महिमा, तुम मम्मी की बातों को दिल से मत लगाओ। वो खुद ही नहीं समझ पा रही है कि वो क्या कर रही हैं, लेकिन एक दिन उन्हें सब समझ में आ जाएगा। तुम आराम करो, एक दिन ना तुम काम ही मत करो, फिर मम्मी क्या भाभी और नैना की भी बत्ती गुल हो जाएगी। लेकिन तुम कभी ऐसा करोगी नहीं। क्या करूँ मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए तो सब मेरा फ़ायदा उठाते हैं। अगले दिन रेखा की पड़ोसन सरोज रेखा के घर आती है। सरोज के आती ही महिमा चाय नाश्ता लेकर आती है और कहती है, आंटी जी नाश्ता कीजिए, मैं अभी गर्मा गर्म पकोड़े बना रही हूँ। मुझे पता है आपको गोभी के पकोड़े बहुत पसंद है ना। हाँ बेटा, मुझे गोभी के पकोड़े क्या, गोभी की हर चीज़ पसंद है। अच्छा हुआ मैं वक्त पर आई। महिमा रसोई में चली जाती है और सरोज रेखा से कहती है, रेखा, तेरी बहू महिमा तो बहुत कामकाजी है, भाग भाग कर काम करती है। जब से आई हूँ बेचारी एक पैर पर लगी है, वही दिन भर रसोई में लगी रहती है क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं है, ड्रामा करवा लो इससे। रसोई में काम ही क्या रहता है, झाड़ू पोछा बर्तन और कपड़े की काम वाली है। एक खाने में लगता ही क्या है। मेरी दोनों बहुएं नैना और अंजलि इससे दुगना काम करती है। अंजलि मेरे कपड़े धोती है, मेरी हर छोटी बड़ी चीज़ का ख्याल रखती है। बाज़ार से कुछ भी लाना हो तो वो अंजलि ले आती है। किसी की मरनी जीने में जाना हो तो अंजलि जाती है, और मेरी नैना वो तो जॉब करती है। देखा, रसोई संभालना सबसे मुश्किल काम है, जो ना हर कोई नहीं कर सकता। लाली लिपस्टिक लगाकर तैयार होकर इधर से उधर तो कोई भी कर लेता है। अरे ना रे, कोई काम नहीं करती महिमा, वो तो तुझे दिखावा कर रही है ये सब करके। सरोज मन ही मन सोचती है, कलयुग है, जो करेगा वही मरेगा। रेखा अंधी हो गई है, लेकिन मुझे क्या, पकौड़े एक नंबर बने हैं। तभी अंजलि वहाँ आती है और अपने माथे पर एक कपड़ा बांध कर कहती है, सरोज आंटी आप हैं? हाँ आई, और मैं आपके लिए कुछ बना नहीं पाई, मेरे ना सर में बहुत दर्द है। नहीं नहीं बेटा, महिमा ने बनाया था। महिमा बनाया तुम बनाओ, एक ही तो बात है। जाओ आराम करो। हाँ, सरोज मन ही मन सोचती है, ड्रामे तो कोई इससे करवा ली। रेखा अगर वक्त रहते नहीं समझी तो इसकी लुटिया डूबने से कोई नहीं बचा सकता। सरोज चली जाती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। एक रोज़ रेखा की सहेली के बेटे की शादी होती है। नाश्ते के टेबल पर जब सब नाश्ता कर रहे होते हैं तो रेखा कहती है, आज मेरी बेस्ट फ्रेंड के बेटे की शादी है, उसने कहा है कि अपनी बहुओं को लेते हुए आना। महिमा मन ही मन सोचती है, मैं तो वो पिंक वाली नई साड़ी पहन लूँगी, बहुत दिनों से कहीं नहीं गई हूँ। महिमा बस कहनी ही जा रही थी कि मम्मी जी मैं भी चलूँगी। उसी वक्त रेखा कहती है, शाम को मैं चली जाऊंगी वहाँ। नैना और अंजलि तुम दोनों भी मेरे साथ चलना।
महिमा तुम हमारा खाना मत बनाना। मम्मी जी मैं। अरे तुम क्या करोगी हमारे साथ जाकर? सब चले जाएंगे तो घर कौन देखेगा? महिमा का चेहरा उतर जाता है। नैना और अंजलि आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि वो क्या पहनेंगी। महिमा की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। वो बिना कुछ कहे घर के कामों में जुट जाती है। शाम को दोनों बहुएं और रेखा तैयार होकर शादी में चली जाती है। यहाँ सौरव महिमा को उदास देखकर कहता है, महिमा बहुत दिन हो गए हम साथ में कहीं नहीं गए। चलो तुम तैयार हो जाओ, आज हम रेस्टोरेंट चलते हैं। ठीक है, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। महिमा और सौरव रेस्टोरेंट चले जाते हैं। इधर शादी में अंजलि और नैना दोनों अपनी मस्ती में घूमती रहती है और रेखा को पूछती तक नहीं। घर निकलने वक्त आइसक्रीम के काउंटर पर बहुत भीड़ होती है। रेखा आइसक्रीम लेकर निकलने लगती है और फिसल कर गिर जाती है। अंजलि और नैना आराम से दूर हट जाती है और उसे उठाती तक नहीं। रेखा जैसे तैसे खुद उठती है और नैना कहती है, मम्मी जी आपको इतनी भारी साड़ी पहनने की क्या ज़रूरत थी, इज्जत ही पूरी चली गई। मम्मी जी आपको लगी तो नहीं ना? मैं आपको देखती तो उठा लेती। अरे तुम दोनों वही खड़ी थी, लेकिन तुमसे आगे आया ही नहीं गया। नहीं नहीं मम्मी जी, हम दोनों तो चाउमीन खा रही थी। जैसे ही आपके गिरने की आवाज़ सुनाई दी हम भागी आई, तब तक आप खड़ी हो चुकी थी। रेखा को अब सब समझ में आने लगता है। इधर दोनों बहुएं और रेखा घर पहुंचती है। उधर सौरव और महिमा भी घर पहुंचते हैं। महिमा को देखकर अंजलि रेखा से कहती है, मम्मी जी देख रही है ना, हमारे जाते ही इससे रहा नहीं गया और ये भी निकल गई, अभी आ रही है। मेरी शादी तो नई नहीं हुई है, लेकिन मैं भी डेट पर नहीं जाती। लेकिन ये महारानी तो हमारे पीछे से चली गई, जैसे कि हम खा जाती। रेखा गुस्से से महिमा से कहती है, तो मैं घर में रहने को कहा था ना, और तुम हो कि तुमसे घर में टिका ही नहीं जाता। मम्मी क्या हो गया चली गई तो? मैं इसे लेकर गया था अपने साथ, वो खुद नहीं गई। भाभी और नैना भी हमेशा आती जाती रहती है, लेकिन आप इनसे कुछ भी नहीं कहती। ओह, तो आप सौरव को खड़ा कर लिया अपनी साइड लेना। सभी अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। रात को रेखा की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है और वो उल्टियाँ करने लगती है। रेखा सबको आवाज़ देने लगती है। वो कमरे से तीनों बहुओं को फ़ोन करती है। रेखा के एक फ़ोन पर महिमा भागी चली आती है उसके कमरे में और उसकी पीठ को सहलाने लगती है। क्या हुआ मम्मी जी, आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? बहू लगता है शादी में कुछ ज़्यादा ही खा लिया, गर्मी के कारण अनपच हो गया। मुझे बार बार बाथरूम आ रहा है, डॉक्टर को बुलाना होगा। महिमा डॉक्टर को बुलाती है और घर में सबको उठाती है। भाभी, मैं मम्मी जी के लिए इलेक्ट्रॉल पाउडर घोल कर लाती हूँ, आप मम्मी जी को देखिएगा। भाभी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आप नहीं होगी तो मम्मी जी को कोई देखेगा ही नहीं। अभी हम दोनों बहुएं हैं। महिमा रसोई में जाती है और रेखा उल्टी पर उल्टी करने लगती है। उल्टी देख नैना और अंजलि उबाकियाँ लेने लगती है और अपने मुंह पर हाथ लगाकर साइड में खड़ी हो जाती है। कितनी बदबू आ रही है। मम्मी जी आपको ना इतना नहीं खाना चाहिए था। पापा रे पापा, बदबू से आदमी मर ही जाए। मम्मी जी आपको बोल देना चाहिए था ना उल्टी करने से पहले। इतने में ही डॉक्टर वहाँ आते हैं और रेखा को दवाई देते हैं। महिमा उल्टियाँ साफ करती है। ये सब पार्टी में खाने के कारण नहीं हुआ है, ये गर्मी के कारण हो रहा है। अभी सबको बचकर रहना चाहिए, जितना हो उतना लिक्विड डाइट ले। डरने की बात नहीं है, आराम कीजिएगा। आप लोग इनका ध्यान रखिएगा। जी डॉक्टर। डॉक्टर चले जाते हैं। अंजलि और नैना दूर खड़े कहती हैं, हम भी चलते हैं सोने मम्मी जी, कुछ काम होगा तो हमें आवाज़ दे देना। हाँ मम्मी जी आपको कुछ नहीं हुआ है, ये सब नॉर्मल है। अंजलि और नैना अपने कमरे में चली जाती हैं। महिमा रात भर रेखा के पास बैठी रहती है। पूरी रात वो सोती नहीं और रेखा की उल्टियाँ साफ करती रहती है। अगली सुबह उठते ही महिमा गर्मा गर्म उपमा बनाकर रेखा को देती है और दोनों बहुएं एक बार उठकर रेखा को देखने तक नहीं जाती। रेखा की आंखें भर आती है। जिस बहू को मैं हमेशा नीचा दिखाती रही, आज उसी बहू ने मेरे लिए इतना कुछ किया। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया महिमा। सरोज ने ठीक कहा था, रसोई संभालना काफ़ी कठिन है, लेकिन मेरी आंखों पर उन दोनों चुड़ैलों ने पट्टी बांध दी थी। मॉडर्निटी के चक्कर में मैं अपनी अच्छी बहू को बुरी और बुरी बहुओं को अच्छी समझ बैठी थी। मैंने जैसे तेरे साथ किया है ना, तेरी जगह कोई और होता तो मुझे देखने तक नहीं आता, और तूने फिर भी मेरे लिए इतना कुछ किया।
मम्मी जी आप कैसी बात कर रही हो? आप भले ही मुझे अपनी बहू नहीं समझती, लेकिन मैंने तो हमेशा आपको अपनी माँ ही माना है। रेखा नहा धोकर तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर आती है और सबके सामने घर की चाबियां महिमा को देते हुए कहती है, बड़े होने से कुछ नहीं होता, जिम्मेदारियां उठाने से आदमी बड़ा बनता है। आज से घर की भाग दौड़ तुम्हारे हाथ में है। अंजलि और नैना, आज से कोई भी काम करने से पहले तुम्हें महिमा से पूछना होगा। रेखा अपनी सत्ता महिमा को सौंप देती है और दोनों बहुएं मुंह ताकती रह जाती।